एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद भी वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को बरसों बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेढक में परिवर्तित हो गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्ची को जन्म देगी और ठीक वैसा ही हुआ। 1 साल बाद रानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों से चमक थी। उसका नाम रोजामन रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजित किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थी। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वे 13वीं परी को बुलाना भूल गए। जश्न के दिन पूरे राजमहल में उल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी रोजामंड सोने के पल्ले में लेटी हुई थी। एक एक सभी मेहमान राजकुमारी के पास आकर उसे उपहार के सहित आशीर्वाद भी दे रहे थे। परियों ने भी रोजामंड को बेशकीमती उपहार दी। उपहारों के साथ ही उन्होंने कई आशीर्वाद भी रोजामंड को दिए। किसी ने उसे सुंदरता का तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया। किसी ने अपार धन का तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने की पहले ही 13वीं परी वहाँ आ गई। वह जश्न में ना बुलाए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। उसने रोजामंड को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन के दिन उसे एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। श्राप देकर 13वीं परी वहाँ से चली गई। जश्न में उपस्थित सभी लोग अबाक रह गए। राजा रानी बहुत दुखी थी। फिर परियों से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह रोजामंड के दिए गए श्राप को समाप्त कर दे, किंतु यह संभव नहीं था। परियों ने बताया कि किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर रानी विलाप करने लगी। 12वीं परी को आशीर्वाद का शेष था। रानी को विलाप करता देख वह बोली, 13वीं परी का श्राप तो समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अपने आशीर्वाद से उसे कम कर सकती हूँ। उसने रोजामंड को आशीर्वाद दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने पर वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों तक गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर राजा रानी का दुख कुछ कम अवश्य हुआ। उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। राजा रानी की इच्छा रोजामंड का विवाह देखने की थी। वे परियों से बोली, आपने 13वीं परी का श्राप कम कर दिया। इस बात की हमें बेहद खुशी है, किंतु दुख ये है कि हम लोग रोजामंड का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब 100 वर्षों बाद वह सोकर उठेगी तब तक हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली, जैसे ही रोजामंड 100 वर्षों के लिए सो जाएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। रोजामंड के जागने पर ही सब जागेंगे और रोजामंड नींद से तब जागेगी जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चुभेगा। यह सुनकर राजा रानी का दुख कुछ कम अवश्य हुआ। उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। राजा रानी की इच्छा रोजामंड का विवाह देखने की थी। वे परियों से बोले, आपने 13वीं परी का श्राप कम कर दिया। इस बात की हमें बेहद खुशी है, किंतु दुख ये है कि हम लोग रोजामंड का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब 100 वर्षों बाद वह सोकर उठेगी तब तक हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली, जैसे ही रोजामंड 100 वर्षों के लिए सो जाएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। रोजामंड के जागने पर ही सब जागेंगे और रोजामंड की नींद तब से जागेगी जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां राजमहल से चली गई। परियों के जाने के बाद राजा रानी ने सेवकों से कहकर राजमहल के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी। वे किसी भी सूरत में रोजामंड को दुष्ट परी के श्राप से बचाना चाहते थे। दिन बीतने लगे और रोजामंड बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और दयालु होने के साथ ही बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार रोजामंड का 16वां जन्मदिन आ ही गया। राजा रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बड़े जश्न और भोज का आयोजन किया था, किंतु वे चिंतित भी थे। उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
शाम को एक सेवक रानी के पिता का पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था कि रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े। राजमहल से जाने के पहले उन्होंने अपनी विश्वास पात्र दासी डायना से हिदायत दी कि वह रोजामन का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने ना दे। डायना ने भी उसे आश्वासन दिया कि वह रोजामन को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद डायना साये की तरह रोजामन के साथ रही, लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो रोजामन छुपकर बगीचे में आ गई और वहाँ पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे एक फूल पर बैठी सुनहरी तितली पर नजर आई। उसे पकड़ने जैसे ही रोजामन ने हाथ बढ़ाया, वह उड़ गई। रोजामन उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वह एक पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। रोजामन ने मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। रोजामन भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। रोजामन तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और उसके पीछे रोजामन भी। मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे रोजामन उस कमरे में चली गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। रोजामन ने कभी चरखा नहीं देखा था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब सिर उठाकर रोजामन को देखा तो रोजामन ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? तब बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, मैं इस चरखे से सूत काट रही हूँ। क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? रोजामन ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसका मन सूत काटने मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलाने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि दुष्ट तेरहवीं परी था। रोजामन चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही एक नकीली सूजी उसके उंगली में घुसी आई और वह गिर पड़ी। गिरते साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट तेरहवीं परी का श्राप पूरा हो चुका था। वह हंसते हुए वहाँ से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो रोजामन को महल में ना पाकर चिंतित हो उठे। डायना भी उन्हें कुछ बता नहीं पाई। राजा ने सैनिकों को रोजामन को ढूंढने के लिए भेजा और वे स्वयं भी उसे ढूंढने लगे। पूरा महल तलाशा गया, किंतु रोजामन नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुँचे। वहाँ ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने रोजामन को सोते हुए पाया। पास ही चरखा भी रखा हुआ था। वे समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया। रानी दुख के मारे बिलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें रोजामन को लेकर महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। रोजामन को राजमहल में ले जाया गया। उसे तैयार कर मखमली बिछोने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोते हुए रोजामन बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा सो गई। काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उग गई और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज्य बस किस्से कहानियों में रह गया था। वहाँ की सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। राजकुमारी को देखने की आस में कई राजकुमार उस राज्य में जाने का प्रयास करते, किंतु कंटीली झाड़ियों को पार नहीं कर पाते। कई घायल होकर वापस लौट जाते तो कोई उनसे फंसकर मर जाते। राजकुमारों की मौत की खबर फैलने के बाद सबने वहाँ जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 100 वर्ष बीत गए। एक दिन इबान नामक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगा। उसने तय किया कि वह उसे एक बार देखने अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास भी करेगा। खतरों को देखते हुए सबने उसे वहां जाने से मना किया, किंतु वह नहीं माना और रोजामन की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपे उस राज्य के पास पहुंच गया जहां रोजामन सोई हुई थी। जिस दिन पर वह पहुंचा तब तक रोजामन को सोए 100 वर्ष हो चुके थे। राजकुमार इबान ने कंटीली झाड़ियों को किसी तरह अपने तलवार से काटकर पार किया और राज्य में घुस गया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। वह राजमहल के पास पहुंचा तो दरबारों को भी सोता हुआ पाया। महल के अंदर प्रवेश कर वह राज दरबार में पहुंचा। वह राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। महल में घूमता हुआ वह अंततः उस कक्ष में पहुंच गया जहां रोजामन सोई हुई थी। सोई हुई राजकुमारी रोजामन को देखकर राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। वह रोजामन के पास गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। जैसे ही उसके रोजामन को चुमा, दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और रोजामन की नींद भी टूट गई
आंखें खोलते ही उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यही वो सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने रोजामंड को बताया कि वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। रोजामंड ने उसका यह विवाह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुँचे तो देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी भी